हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा आपको पता है कि रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। एक कमेंट आया था बैक बेंचर्स के देवता, 40 मिनट में 2 चैप्टर खत्म। हाँ बिल्कुल, रिवीजन में यही होगा। 40-50 मिनट का एक वीडियो बनेगा, आपको 2 चैप्टर 3 चैप्टर रिवाइज कर दिए जाएंगे और वो चैप्टर कैसे उठाए जाएंगे, जो आप कमेंट करते हो वैसे ही चैप्टर उठाए जाएंगे। आई होप सो कि लास्ट का लेक्चर आपने देख लिया होगा। जो पीछे होमवर्क में मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो आपने अटेम्प्ट करके, ऐसा नहीं कि आराम से लेट रहे हैं और सर देख रहे हैं हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। पेन कॉपी उठाइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसा ही पेपर इस बार भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट थोड़ा इजियर लेवल पे ही उम्मीद है हमें तो पेपर, बाकी तो भाई भगवान भरोसे है। कोई बात नहीं, मैथ्स प्रैक्टिस के बिना अधूरी है। आप लोगों को मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैथ्स करिए। देखो मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस है, रट्टाफिकेशन नहीं है। रट्टाफिकेशन अगर आप रट्टा मार के जाते हो, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो डब्बा गोल हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा मिल जाएगा आपको बच्चे पेपर में। मेक श्योर कि प्रैक्टिस करके जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आराम से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और फन करिए। बड़ा ही सुकून की नींद आएगी जब आपको पता लगेगा अरे आज हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म कर दिए, अब कोई भी बुक दे दीजिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, अच्छे सवाल, और डब्बा गोल कर गए सर हमारा। एक बच्चे के अलावा किसी ने उसका सही आंसर नहीं दिया। तो आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो आज हम टॉपिक रिवाइज करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और रियल नंबर है। सस्ते चैप्टर हैं, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस दिए थे वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएंगे, नहीं समझ में आते तो भूल जाइएगा। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन में, मैंने लास्ट क्लास में मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो क्या था दोस्तों, कि एक पॉलिनोमियल दे रखा था। क्या पॉलिनोमियल था बच्चे? पॉलिनोमियल था fx इज इक्वल टू सर x की पावर 5 प्लस ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये एक पॉलिनोमियल था, बहुत लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी कि दिस पॉलिनोमियल हैव 5 डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। 5 अलग अलग जीरोस है इसके, और उनमें से एक जीरो जो है वो 0 है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आई होप सो आपको ये पता हो कि 0 का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं वो वैल्यू, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है, देन वी कॉल दिस एज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी कैन से, एक तो हमें बोल रखा है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा, यही क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या आएगा, देखो बेटा 0 0 0 0 0 e इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंपल क्या पुट किया, 0 पुट कर दिया x की जगह, तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, 0 दे रखा है सर, तो वी कैन से e इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहां से हमसे सबसे पहले जो मैक्सिमम बच्चों के तुक्काफिकेशन थी वो क्या था कि हाँ सर e 0 नहीं हो सकता। अरे e तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, e तो हमेशा ही 0 रहेगा। तो आपका पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, fx इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx। e की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 0 पुट, अपने आप हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन से। अब मैं क्या करता हूं, डी के पास जाता हूं कि भाई आप 0 हो सकते हो। अरे डी भैया बताइए आप 0 हो सकते हो, तो डी बोला भाई चेक करके देख लो। तो हमने क्या किया, अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम d इक्वल टू 0। अज्यूम किया बेटा, ये अज्यूम किया कि d इक्वल टू 0। जैसे ही मैं d इक्वल टू 0 रखता हूं, यहां से क्या आता है, x की पावर 5 प्लस ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर। ठीक है सर, मैंने इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। जैसे ही x स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां क्या बचा बेटा, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, जो पॉलिनोमियल आपके पास एफ एक्स जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं जीरो से इक्वेट करता हूं तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है सर। जैसे अब इन दोनों को, ये दोनों a इंटू बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। ठीक है सर। तो मैंने इसको जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखा तो यहां से क्या है, x इक्वल टू जीरो? नहीं सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, x इक्वल टू जीरो कोमा जीरो। और जैसे ही आ रहा है जीरो कोमा जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा जीरो भी जीरो है। ठीक है सर, दूसरा जीरो भी जीरो है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टिंक्ट जीरोस बोले थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर डी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ अज्यूम किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने इसका सॉल्यूशन निकाला, वहां से कुछ ऐसी चीज निकल के आ गई कि वो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी आपकी ये वाली स्टेटमेंट। तो डी आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। उस क्वेश्चन का आंसर था डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप सो समझ में आया हो। नहीं आया तो आइए एक छोटा सा तरीका देखिए। मैं इस क्वेश्चन को लंबा खींचना नहीं चाहता था, लेकिन चलो इंटरेस्टिंग सवाल है तो एक और वे करवाते हैं आपको। जैसे आपको याद है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, फिर सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, फिर थ्री एट ए टाइम, फिर फोर एट ए टाइम, ऐसे ही सॉल्यूशन चलता रहेगा आगे। ठीक है सर। जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और जो खेल हमने खेला था उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और उसने बोल दिया कि इसके 5 जीरोस हैं, मैंने अज्यूम कर लिया 5 जीरो कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, कहना इसे समीशन x1, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, यही हुआ। या समीशन xi लिख लो, i गोज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है सर, समझ में आ गया। xi का मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। यहां मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं बेटा, fx इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ऐसे ही लिखो मैं, अगर समीशन x1 x2, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों को, माइनस बी अपॉन ए, तो इसका मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस ए अपॉन 1। ठीक है सर। अगर इसकी वैल्यू लिखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा कहां तक, x5 x1 तक। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, c अपॉन ए, इस टर्म के अकॉर्डिंग c अपॉन ए दैट इज b आ जाएगा। ठीक है सर। फिर ऐसे ही समीशन ऑफ x1 x2 x3 अगर मैं लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन 1 दैट इज माइनस सी। और चौथा टर्म देखिए ध्यान से, समीशन x1 x2 x3 x4, ये क्या आएगा बेटा, d अपॉन ए, माइनस प्लस कोएफिशिएंट चलता रहता है, d अपॉन ए कितना है, 1 है। आई होप सो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि ए तो ये है, मैं जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, ऐसे ही चलता है। और फिर लास्ट में आ जाएगा समीशन या प्रोडक्ट x1 लिख सकते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, प्रोडक्ट x1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई अपॉन ए। ठीक है सर। अब देखिए आपको बोला हुआ है कि x1 x2 x3 x4 x5 में से एक क्या है, जीरो है, कोई भी एक जीरो है। लेट अस अज्यूम इसको जीरो कर लेते हैं। x3 को जैसे ही मैंने जीरो किया, अब ये श्योर हो गया कि x1 x2 x4 x5 कभी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है सर। ये जो टर्म लिखी हुई है ना बेटा, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, x1 x2 x3 x4 प्लस x2 x3 x4 x5 प्लस x3 x4 x5 x1 प्लस
x4 x5 x1 x2 और लास्ट टर्म प्लस x5 x1 x2 x3, यही टर्म लिखी हुई है। कहना इससे इसकी वैल्यू d के बराबर है। ठीक है सर। अब देखिए अगर आपने x3 को 0 माना तो ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 हो गई और ये टर्म भी 0 हो गई। बची कौन सी टर्म? सिर्फ ये वाली टर्म। इसके अंदर x3 है ही नहीं, तो क्या कभी ये 0 हो सकता है? चार वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 हो पाएगा तभी जब उनमें से एक 0 हो, और इनमें से कोई 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 x2 x3 x4 क्या है? नॉन जीरो वैल्यूज हैं। नॉन जीरो वैल्यू क्यों है? क्योंकि डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। डिस्टिंक्ट जीरो क्वेश्चन में दे रखा था, एक 0 0 मान लिया हमने तो बाकी 0 हो नहीं सकते। तो ये जो चार प्रोडक्ट, ये जो x1 x2 x4 x5 का प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो d कभी 0 नहीं हो पाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए आइए, आई होप सो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करवाया था, देखिए ध्यान से। कुछ ऐसा फिगर दे रखा था आपको, इसमें ये ग्राफ मैंने बोला था ये है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, और इसको सॉल्व करना था आपको। तो यू कैन सी कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये होता है -b/2a माइनस d/4a, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है? c,0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा? 0 + 0 + c, दैट इज y इज इक्वल टू c। तो पॉइंट क्या आ गया? 0, c होता है, सॉरी, पॉइंट क्या आ गया? 0, c, 0, c, पॉइंट क्या आ गया? 0, c। अब देखिए ध्यान से, अपवर्ड ओपनिंग a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये तो बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ये तो सही बताया था। ठीक है। दूसरा देखो बेटा, c की वैल्यू, जब ये पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, c का कोई पॉजिटिव नंबर होगा। सो वी कैन से c भी पॉजिटिव होगा। लेकिन व्हाट अबाउट b सर? b की वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं ये x कोऑर्डिनेट है? कौन से पॉइंट का? इस पॉइंट का। मतलब कि ये कोई ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, -b/2a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये x का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए। अब a पॉजिटिव है, ठीक है सर। ये जो नेगेटिव साइन है इसका क्या करूं मैं ताकि ये ग्रेटर देन 0 आ जाए? देखो ये नेगेटिव है, अगर b पॉजिटिव होता है, लेट अस अज्यूम b पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, b क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। लेट अस अज्यूम b क्या है? ग्रेटर देन 0। तो देखो a ग्रेटर देन 0 हमने निकाल लिया, b भी ग्रेटर देन 0, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। नेगेटिव क्वांटिटी क्या 0 से बड़ी होती है? नहीं सर। तो वी कैन से b क्या होगा? लेस देन 0। तो ये जो उसका आंसर था, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी ऐसे खतरनाक दिखने वाले सवाल सॉल्व कर पाओगे। जब कोई खतरनाक सवाल मिलता है तो गंदी नजरों से देखो दोस्तों उसको, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल को देखना गंदी नजरों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन लेक्चर। 2 चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है बड़ा ही सस्ता चैप्टर है, सिंपल से 2-4 कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अच्छे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार अटेम्प्ट किया हुआ है तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। स्कोरिंग चैप्टर है बच्चे। सबसे पहले सीक्वेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है विद वेल आइडेंटिफाइड मेंबर्स इज नॉन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का समझ में आ गया सर कि एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखी हुई टर्म्स को बोलते हैं। जो वेरियस नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उन्हीं को हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है सर। प्रोग्रेशन क्या होता है सर? सीक्वेंस, यही सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। यहां क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, यहां पे एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसी को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? अंग्रेजी आपको आती होगी। देन वी मूव टू सीरीज। सीरीज क्या होता है बेटा? सम कर देते हैं। By adding the terms of a sequence, we get a series.
अब सीरीज डिपेंड करेगा फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सीक्वेंस के ऊपर। सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, वही आपका क्या होता है? इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सीक्वेंस, या यू कैन से सीरीज। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में डिफरेंट। सीरीज तो इजी है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बच्चों को डाउट रहता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एपी क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो या तो एक फिक्स नंबर से बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे। बिल्कुल इजी। उसी नंबर को देखो ध्यान से, whose number increases or decrease by a fixed number is called an AP। ठीक है सर, ये जो फिक्स डिफरेंस है इसको क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली सर कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट किया जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। बच्चे भूल जाते हैं कि जीरो हो सकता है, मतलब कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 तो वो एक एपी है दोस्तों, जिसकी फर्स्ट टर्म भी 1 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, 0। ठीक है सर, इसकी जो nth टर्म है उसको tn और an से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबको पता है, अगर एपी एक बार भी पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो आज पता लग जाएगा सर। देन वी हैव nth टर्म। nth टर्म क्या होती है? कोई भी जनरल टर्म, उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म, n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d स्टैंड फॉर द कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, ये तो सबको आता है। देखो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें nth टर्म का यूज होगा। अभी जब मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ nth टर्म का रोल बहुत है। अगर ए बी सी एपी में है तो वी कैन से a प्लस सी इक्वल टू 2b। कहां से आता है? ऑब्वियसली वी नो दैट b माइनस ए करेंगे तो वो c माइनस बी के बराबर होना चाहिए। रीअरेंजमेंट कर दिया, b को इधर ले गए, a को इधर ले गए, a प्लस सी इक्वल टू 2b, यही आ रहा है a प्लस सी इक्वल टू 2b। ठीक है सर, अगर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि mth टर्म फ्रॉम द एंड वुड बी n माइनस 1 n माइनस m प्लस 1th टर्म। ये आपने आई होप सो किया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे होता है। देखिए ध्यान से, ये कैसे ड्राइव किया गया था मैं आपको समझा जाता हूं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। या ऐसे समझिए, एक बच्चे को शैतानी कर रहा था, आपके जैसा मासूम सा बच्चा था, वो शैतानी कर रहा था। मेरे जैसे जालिम टीचर ने उसको बोला चल बैठ जा और सम कर 1 से लेके 100 तक। मैं सोचो आराम से मस्ती से टाइम पास करेंगे, अब बच्चा आएगा 1-2 घंटे के बाद, लेकिन वो बच्चा निकला होशियार, आपके जैसा निकला। वो बोला, उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अप टू 100 लिखा। ठीक है, उसी को 100 वापस उसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में जैसे 1 के नीचे 100, 2 के नीचे 99, 3 के नीचे 98 एंड सो ऑन, 100 के नीचे 1। जब उसने ऊपर नीचे ऐड करता गया तो उसने देखा हर बार 101 आ रहा है। 1 प्लस 100 101, 2 प्लस 99 101, 3 प्लस 98 101। तो ऐसे वो सम करता गया तो हमेशा 101 आया। कितनी बार आया? 100 टाइम्स आया। तो उसने डायरेक्टली लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड 2s बना सर, ये 100 इंटू 101, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 100 इंटू 101 अपॉन 2, 1 टाइम 50 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 101। और इसका आंसर तो बच्चा जानता है। बताइए क्या आता है? ये क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। क्या होता है सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ठीक है छोड़िए, हम नहीं बताएंगे। तो ये सबको बच्चों को पता होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको सॉल्व करें और हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये होता है बेटा सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स क्या होता है? n/2, सम ऑफ n टर्म्स n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखने का एक और तरीका है,
a प्लस लास्ट टर्म, और यू कैन से a प्लस nth टर्म इफ nth टर्म इज द लास्ट टर्म। तो ये होता है हमारा SN, सम ऑफ n टर्म्स। देखिए ध्यान से, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया कि देयर आर 4 टर्म्स इन AP या 5 टर्म्स इन AP, तो देखिए उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो उस केस में आप अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स का अज्यूम कर रहे हो तो आपको जो टर्म्स लिखनी पड़ेगी वो ऐसे लिखनी पड़ेगी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। मेक श्योर कि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? 2d हो जाएगा। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2d मिलेगा आपको, और जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा वो आपकी a माइनस 3d हो जाएगी। बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो कॉमन डिफरेंस को d ले जाते हैं और फिर फर्स्ट टर्म को a लिख देते हैं, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है सब कुछ। यहां पे फर्स्ट टर्म जो आपने अज्यूम की है वही होगी a माइनस 3d और कॉमन डिफरेंस 2d होगा। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चे तो यू कैन राइट इन दिस वे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। सिंपल। देखो अभी 5 टर्म लिख दी, अगर 3 बोली होती तो मैं क्या लेता? a माइनस डी, a प्लस डी। फर्स्ट टर्म क्या बन जाती है उस केस में? a माइनस डी। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता? d। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें जहां पे गलती होती है, लेकिन आप नहीं करने वाले क्योंकि हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं दोस्तों इसमें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज देखो तैयारी ऐसी करना कि रिग्रेट ना रह जाए बच्चे की, काश हमने पुनिया सर की बात मान ली होती, काश हमने संयम सर की बात मान ली होती कि पढ़ाई कर ली होती, तो आज ये बहाना नहीं मानना पड़ता कि सर 10th का मार्कशीट तो एक बर्थ सर्टिफिकेट है सर, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है उस पर, वही चाहिए उसी के लिए। नहीं दोस्तों, नहीं मैटर करते हैं आपके मार्क्स, और आगे क्या आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हमारा बेटा लायक है या नहीं। शर्मा जी से कंपैरिजन जरूर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर में मिलते हैं वो आपको बता देते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फाइंड कॉमन डिफरेंस, सबसे सस्ता सवाल, लेकिन इफ nth टर्म इज गिवन, nth टर्म दे रखी होती है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। कैसे करोगे? जो भी nth टर्म दे रखी है उसमें 1 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट कर दोगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। राइट द नेक्स्ट टर्म या एनी टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी ऐसी कंडीशन दे देंगे। देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1, 2, 3 और 4, 4 चीजें, इनमें से कोई 3 दे देगा, आपसे चौथी पूछ लेगा। nth टर्म दे दी, a दे दी, d दे दिया, n पूछ लिया। ये nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन है। a दे दिया, n दे दी, d दे दिया, ये पूछ लेगा। ऐसे दे देगा 6th टर्म ये है, 12th टर्म ये है, 18th टर्म निकालो, ठीक है। और वो ऑप्शंस भी ऐसे सेट करेगा, मतलब टर्म्स भी ऐसे सेट करेगा। 6th टर्म मान लो 5 कर देगा, 12th टर्म 10 कर देगा, 18th टर्म बोल देगा आपको निकालो, तो आप सबसे पहले करोगे 5, 10, 15, ऐसे ही आपको दिमाग से खेला जाएगा। लेकिन प्लीज बहक मत जाना अपने रास्ते से। देन बेटा क्या है? विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इसमें क्या बोला जाता है कि कुछ एक सीक्वेंस दे देते हैं, एपी दे देते हैं और बोलते हैं कि पता करिए कौन सी टर्म 0 होगी। तो यू कैन से इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको इतना लिखना होता है an इज इक्वल टू 0, उसके अलावा कुछ नहीं करना। nth टर्म का देखो, यही nth टर्म की इंपॉर्टेंस है। an इक्वल टू 0 कर दोगे, यहां से आपका सोल्व हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? an लेस देन 0। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहां पे n की वैल्यू जनरली पॉइंट में आती है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो ऐसे आ जाए an इज लेस देन, तो यहां से जब सॉल्व करते हो तो n की वैल्यू लेस देन 17 आ जाए या ग्रेटर देन 17.1 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? 18th टर्म जो है वो कौन सी टर्म है? 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद कोई भी एक 3 वैल्यू दे देंगे, p और k में, बोलेंगे ये AP में है, फाइंड p और k की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है। 2 टर्म्स गिवन होंगी, फाइंड 17th, 19th, 100th टर्म, कुछ भी पूछ लेंगे। 6th टर्म दे दी, 12th टर्म दे दी, जो मैंने बताया था वही। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स
या एक सीक्वेंस दे देंगे, उसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, सिंपल सस्ता सवाल होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी और ऑल्सो एक्सप्लेन द डबल आंसर। जब भी आप ये सॉल्व करते हो तो एक क्वाड्रेटिक बन जाती है। कई बार क्या होता है कि n की दो वैल्यूज पॉसिबल हो जाती हैं और वो दोनों पॉजिटिव होती हैं। देखो एक नेगेटिव होती है, उसको तो अवॉइड कर देंगे, नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते, लेकिन कई बार दोनों पॉजिटिव आ जाती हैं और आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है डबल आंसर क्यों आ रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स नेगेटिव हो रही होती है, कुछ टर्म पॉजिटिव हो रही होती है, वो दोनों को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो जो सम आता है वो मतलब बराबर आ जाता है। नो सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 16 टर्म आ सकता है, क्योंकि अगली जो 7 टर्म होती है वो आपस में कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे को, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। आज एक क्वेश्चन दूंगा, याद आ गया अभी दे देता हूं बेटा, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन है एपी के ऊपर, क्या बोल रहा है कि एक पॉलीगन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देते हैं इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है। क्या है, पॉलीगन है बच्चे एक, आई होप सो आपने किया हो, नहीं किया हो तो भी कर लेंगे। एक पॉलीगन है एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है सर। पॉलीगन सबको पता है, एन साइडेड फिगर है, ठीक है, क्लोज्ड भी है, ठीक है सर। अब इसमें स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो कितना है, वो है 120 डिग्री, और एंगल्स आर इन एपी with common difference equals to 5, then find number of sides of polygon। आपको क्या निकालना है दोस्तों, पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं ये आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या है, एक पॉलीगन है एन साइडेड, उसमें एंगल्स जो है वो एपी में है और 120 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो आपको बताना है कि कितनी साइड है। यहां डबल आंसर आता है, एक्सप्लेन करना डबल आंसर क्यों आता है और कौन सा आंसर रिजेक्ट करोगे आप वो बताना है। देन आपसे कोई मल्टीपल, सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स, मतलब कि 7 के मल्टीपल बताइए 100 से 200 के बीच में या अप टू 100, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। देन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन गिवन होता है, उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं, 20th टर्म पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहां पे भी आपको जैसे मान लो n टर्म्स दे रखी है ना, तो n की कोई वैल्यू Sn, जैसे मान लो कोई वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या n की टर्म्स में दे रखा है तो 20 माइनस 19 करोगे तो आपको 20th टर्म मिलेगी, या nth टर्म निकालने का तरीका होता है, यहां से आता है, अच्छा सवाल बनता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इफ nth टर्म इज गिवन, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है, कि एक वर्ड प्रॉब्लम आपको एग्जांपल में दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, रियल नंबर्स, इजी चैप्टर, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ एलसीएम फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर में, आपको वो सॉल्व करवाएगा, शॉर्ट करवाएगा आपसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइए क्या क्या है इस चैप्टर में, यूक्लिड, पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, 9th क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, फिर रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, और इन सब का कॉम्बिनेशन यू कैन से रियल नंबर्स। और रियल नंबर के बाहर भी कुछ नंबर होते हैं, कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो उन्हीं को हम, उन्हीं के अंदर एक छोटा पार्ट होता है, जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर एक बॉक्स और डाल दिया, यहां रियल नंबर्स पड़े हैं और इधर बाहर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये हम अगले साल पढ़ेंगे, 11वीं कक्षा में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर आता है। सबसे पहले इसमें जो काम करना है, यूक्लिड डिवीजन लेबा, वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है a और b तो हम उसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यू कैन से देयर एग्जिस्ट q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, गिवन दैट r की जो वैल्यू है ना, r की वैल्यू कितनी है बेटा, r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करेगी, b के बराबर भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने आपको लिख के दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट कर लेने चाहिए कि क्वेश्चन q इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, q इज इक्वल टू 0 व्हेन a इज लेस देन b। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है बताइए, किसको डाउट है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है या डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। एक छोटा सा डिविडेंड डिवाइजर का खेल खेला जा रहा है, आप बताओगे कि क्या गलत बोला है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, रिमाइंडर r इज अ होल नंबर whose value is less than b। यही सेम चीज मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है सर, इसी के ऊपर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकाला था, जिसकी हेल्प से हम HCF फाइंड आउट करते थे बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनता आया है, सैंपल पेपर में भी आपको मिलेगा, प्री बोर्ड्स देने जाओगे स्कूल में भी पूछेंगे आपसे, और होप्सो की बोर्ड में भी पूछे। कैसे करते हैं सबको पता है, नहीं पता तो प्लीज ये स्टेप्स पढ़ लीजिएगा। जितना कंसाइज वे में मैं लिख पाया उतना मैंने कोशिश की है। क्या बोला है, फाइंड होल नंबर्स a एंड b सच दैट p इज इक्वल टू a क्यू प्लस b। यहां पे किसका, HCF p और q का निकालना है, तो p इज इक्वल टू a क्यू प्लस b, b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और q के से छोटी होगी, 0 के बराबर हो सकती है। अगर b 0 आ जाता है, कौन से स्टेप में, इसमें b 0 आ जाता है, देन वी कैन से q इज द HCF ऑफ p एंड q, यही HCF हो जाएगा। अगर b 0 नहीं आता है तो हम वापस से डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसके ऊपर, एक तो इस q के ऊपर और दूसरा इस b के ऊपर। तो सेम वे से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर लगाते रहेंगे, तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि b 0 नहीं आ जाता और यू कैन से रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही वो रिमाइंडर आता है तो आपका जो ये, जैसे q इस केस में b 0 आया तो q बनेगा, तो वो HCF बन जाएगा। एक दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा इसके ऊपर, होमवर्क में दिए हैं आपको क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई करिएगा दोस्तों। ट्राई नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, पेपर में भी नहीं होगा, आई गारंटी दिस। नेक्स्ट बेटा, ये छोटा सा सस्ता सा पॉइंट है, HCF ऑफ AB क्या होता है, सबको पता है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। इसमें सारे इंक्लूड करते हैं, उसमें सारे इंक्लूड नहीं करते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पता है हमें। ठीक है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है दोस्तों, कि एवरी कंपोजिट नंबर, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, बताओगे आप, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम बताती है। ऊपर ऊपर से चैप्टर को रिवाइज करवा रहा हूं, किसी को ऐसा लगता है कि डाउट है, रोकिए, वो कंसेप्ट पढ़िए, वापस आइए, यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और वापस आइए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसी होती है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाने वाला दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सॉल्व करवाना है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको अभी ये वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये होती है, मुझे समझ में, अच्छा इसका नाम ये होता है, लेकिन मेरे को कंसेप्ट आता था, हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया, बल्ले बल्ले है सर, सब आता है हमें। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं, ओके, ये फंडामेंटल थ्योरम हो सकती है। इसी की वजह से एक थ्योरम भी निकलती है, कौन सी, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर p a को डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो a को भी डिवाइड करता है। यहीं से हम प्रूव करते हैं √5 इज इररेशनल नंबर, वो इसी की हेल्प से प्रूव होते हैं। आई होप सो आपको याद होगा कि कैसे हम करते हैं, नहीं है तो प्लीज करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √5, √3, √11 इज अ इररेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा,
रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी अपन क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, उसमें भी 3 थ्योरम एग्जिस्ट करती है। डेसिमल उनका एक्सपेंशन कैसा हो सकता है। पहली क्या कहती है, अगर रैशनल नंबर है कोई भी और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट जैसे आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर चला जाता है। तो अगर हम टर्मिनेट की बात कर रहे हैं तो वो अगर P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा रहा है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर A 5 की पावर B। ये इस फॉर्म में होता है। दूसरा क्या कह रहा है, इसी का कन्वर्स है बेटा क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू P अपॉन Q, x इज इक्वल टू P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। P और Q जो है बच्चे वो क्या दे रखे हैं, को प्राइम, सबको पता है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर A 5 की पावर B। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। पहला क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग है तो Q की फॉर्म 2 की पावर A 5 की पावर B होता है। और दूसरा क्या कह रहा है, अगर 2 की पावर A 5 की पावर B में है तो नंबर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तीसरी थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर है और Q जो है 2 की पावर A 5 की पावर B नहीं है तो एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये सबको समझ में आता है। जैसे 10 की पावर 10 अपॉन 3 है तो ये कैसा नंबर है, रैशनल है या इरैशनल, रैशनल नंबर है। कौन सी थ्योरम से प्रूव कर सकते हो, 10 की पावर 3 थ्योरम नंबर 3 से प्रूव कर सकते हैं। कैसा आएगा ये नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है सर, क्योंकि ये 2 की पावर A और 5 की पावर B की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हीं को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। P इज अ प्राइम नंबर देन रूट P इज इरैशनल नंबर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रूफ जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा मतलब अगर अच्छा पेपर बना तो ये ऐसे प्रूफ्स बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर ये भी खत्म होता है। सस्ता चैप्टर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे और एक वो रूट 5 वाले जो रूट 2 वाले इरैशनल नंबर है उन पे बनेंगे, वो आपको आने चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रैशनल नंबर इरैशनल नंबर लिखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा। ये जो मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूट 5 रूट 2 रूट 3। इसके साथ तो ये दिल वाले सवाल है बेटा, नीचे कहां लग गया दिल, मेरा दिल भी भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, संभल नहीं रहा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। ये आपको अभी मैंने बताया था उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। A इक्वल टू पी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ एलसीएम निकालना, दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा नंबर पूछ लेंगे। ठीक है, सस्ता सवाल, एचसीएफ एलसीएम निकालना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है सर, एचसीएम निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकता है। फाइंड लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ, लैंग्वेज के ऊपर सवाल बनते हैं ऐसे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चे को यही समझ में नहीं आता, जो मेरे जैसे नालायक बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम, वो यही सोचते रहते हैं। फिर कहते हैं अरे ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, चलो एचसीएफ निकाल देते हैं, अरे ये नंबर छोटे से लग रहे हैं, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो वो ऐसे करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बकड़ बकड़, चलो एचसीएफ पे आ गई उंगली, वही निकाल देते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो घंटी बजा देते हैं कि 9 10 12 सेकंड के बाद घंटी बज रही है, टावर में क्लॉक ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आई होप सो अगर किताबें आपने पढ़ी हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी एचसीएफ एलसीएम की होती है जनरली, और कुछ पूछ नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। देखो, इन एन एपी द सम ऑफ n टर्म्स इज दिस, फाइंड 20th टर्म। फर्स्ट n टर्म का सम दे रखा है, फर्स्ट n टर्म का सम दे रखा है। या n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मिल जाएगा।
तो उसमें से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, कोई भी टर्म पूछ लो आंसर निकाल देंगे। इजी क्वेश्चन है। 6 टर्म दे दी, 10th टर्म दे दी, बस a + 5d a + 9d, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व क्वेश्चन, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, कुछ भी पूछ लो। 15th टर्म पूछिए, 6 10 15 -10 -26। क्वेश्चन को गंदी नजरों से देखोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर डर लगता है ना तो देखो करो, ऐसे घूर के देखा करो कि अरे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आर देयर हुज फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म आर 12 and 8 रिस्पेक्टिवली। दो टर्म दे दी, उसके बाद कुछ भी पूछो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एक में बच्चा कंफ्यूज होता है, विच टर्म एंड इज दिस अ टर्म ऑफ एन एपी। विच टर्म का मतलब पूछता है वो कौन से नंबर की टर्म है, और दूसरा वो पूछता है कि इज 150 190 इज अ टर्म। तो दोनों में डिफरेंस है। विच टर्म का सवाल है तो आपको बताना है कौन से नंबर की टर्म ये है, दूसरा वो पूछता है इज दिस इज अ टर्म, तो वहां पे आपको बताना है कि क्या अगर इस सीक्वेंस को, इस एपी को मैं आगे एक्सपेंड करूं तो क्या वो नंबर 150 जैसे पूछ लिया तो क्या वो नंबर आएगा उसमें या नहीं आएगा, सिर्फ इतना बताना है। तो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यहां से 0 पूछ लेगा, कौन सी टर्म है, ये आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है। यहां पे विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कौन से नंबर की टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो 54th टर्म आप लिख सकते हो, उससे 132 ऐड कर सकते हो, उसको nth टर्म मान सकते हो। nth टर्म की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता चल जाएगी। हर केस में nth टर्म का यूज जनरली होता ही होता है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो पहले nth टर्म तो निकाल ही लो, नहीं निकल रही तो nth टर्म कैसे निकलेगी उसको बारे में सोचिए। कहीं भी क्वेश्चन अटक जाता है तो nth टर्म कहां निकलेगी, कैसे निकलेगी उसके बारे में सोचिए। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289। देखो आप कंफ्यूज कर देंगे, आपको दिखेगा 7 का 49, 7 का 289, तो क्या इसका आंसर n² होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है n², मैं नहीं मना नहीं कर रहा, हो सकता है कि n² ना आए, क्योंकि आपको दिख रहा है 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n का स्क्वायर n², हो भी सकता है आंसर, नहीं भी हो सकता है आंसर, ठीक है। इज, देखो ये मैं जो बता रहा था, इज -150 इज अ टर्म, यस और नो में आंसर देना इस क्वेश्चन का। फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42, सम ऑफ फर्स्ट 6/2 a + n-1 इंटू 2a + n-1 इंटू d की वैल्यू दे रखी है आपको। 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो दे रखा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करिएगा, मजा आएगा। अरे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करिएगा, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स, मतलब इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, कितने बार तो ये पेपर में पूछ लिया, कितनी बार पता नहीं आपके स्कूल वालों ने पूछ लिया होगा, और फिर भी नहीं होता। इसका आंसर 0 होता है, शून्य आता है इसका आंसर, सब कुछ कट बिट जाता है, आंसर a m + nth टर्म जो होती है वो 0 हो जाती है। बच्चे गड़बड़ी कहां कर देते हैं, वो जब ये लिखते हैं ना a m + nth टर्म, वो इसको a m + a n बोल देते हैं, यहां पे गड़बड़ी हो जाती है। यहां गड़बड़ी नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम तो पूनिया जी के स्टूडेंट्स हैं, हम नहीं गड़बड़ी करेंगे, हम फिजिक्स वाला में पढ़ते हैं सर, हम नहीं गड़बड़ी करेंगे। स्पीड इट्स कॉमन डिफरेंस इज q, फाइंड 10th टर्म। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिए कोई क्वेश्चंस, अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पढ़ के आता हूं। एक बच्चे का कमेंट था कि सर पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन या लास्ट सेकंड क्वेश्चन कुछ उसने अलग सा लिखा था, इसलिए वो नहीं करवा रहा, वो दोबारा कमेंट करेंगे तो मैं जरूर करवा दूंगा। अगली क्लास में पॉलिनोमियल्स के ऑप्शनल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट पता नहीं कुछ ऐसा लिखा था, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये एचसीएफ एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, पी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आंसर आ सकता है इसमें। लार्जेस्ट नंबर देखो, लार्जेस्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बच्चा कंफ्यूज होता है, एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एक्सप्रेस 98, ये तो सस्ता सवाल है, इट्स प्राइम 7² × 2। फाइंड द एचसीएफ, इनका एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्पेशली मेंशन्ड होगा कि कौन सा वे यूज करना है।
ये वाला 3 + 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर नंबर ज्यादा है इस क्वेश्चन के तो इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करिएगा, अदरवाइज सम ऑफ रैशनल प्लस इर्रेशनल पे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है मुझे, ये आगे और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, और ये सारे तो होमवर्क हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके। 2 होमवर्क क्वेश्चन जिनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक दे चुका हूं, एक और दे रहा हूं, प्लीज पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैंने अच्छे अच्छे सवाल आपको दिए हैं ताकि आप इनको सॉल्व करें, आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो। हार्डली इट विल टेक यू आई थिंक 2 आवर्स इस वीडियो के साथ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। 2 घंटे तो ज्यादा बोल दिए मैंने, 32 क्वेश्चन है। अगर आप इसको 1 घंटा, 1.5 घंटा भी कर रहे हो, 2 आवर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। और अगर नहीं होता है तो प्लीज रीजन जानने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं सिर्फ सॉल्यूशन जानने की, रीजन जानने की कोशिश करिए कि क्यों सॉल्व नहीं हुआ, कहां कमी रह गई। आप क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बुक में से देख लिया या नेट पे सॉल्व कर लिया, सर्च कर लिया, और आपको लगता है वो आपको समझ में आ गया। वो समझ में नहीं आया दोस्त, 2 दिन बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा करके देखना, आपसे नहीं होगा। 2 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में पक्का नहीं होगा, गारंटी है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके माइंड ने कोई काम नहीं किया वहां, आपने सिर्फ क्या किया, एक यहां से कॉपी करके यहां लिख दिया, उससे कुछ सीखा नहीं है आपने। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो कहते अच्छा इस वे से हो गया, और कोई तरीका हो सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे समझना चाहिए आपको, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए। ये सॉल्यूशन तब देखना चाहिए जब आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो, उस क्वेश्चन पे नहीं समझ में आ रहा, तब सॉल्यूशन देखिए, फिर आप अच्छा यार मैं यहां गलती कर रहा था, ऐसा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और मैं बताने वाला था आपसे। क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि इर्रेशनल नंबर की पावर इर्रेशनल नंबर क्या हमेशा इर्रेशनल होता है? क्या क्वेश्चन है? इर्रेशनल नंबर की पावर इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर ऑलवेज। आंसर करिए यस और नो, बस ये क्वेश्चन है। क्या इर्रेशनल नंबर की पावर इर्रेशनल नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है? यस और नो। अगर हां तो एग्जाम्पल, अगर ना तो एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए आज का सेशन यहीं रखते हैं बेटा। ये आपके आंसर की भी है, सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। अगले 2 चैप्टर कौन से करने हैं प्लीज बता दीजिएगा, तो मिलते हैं अगले सेशन में उन्हीं 2 चैप्टर के साथ जो आप बोलोगे। बाकी तब तक के लिए बेटा प्लीज पढ़ते रहिए, पेपर पास है, टाइम निकलते हुए पता नहीं लगेगा दोस्तों, फिर कहोगे काश हमने पढ़ लिया होता। तो प्लीज पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।